अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक एटॉमिक मास, और हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसके साथ जो रिलेटेड और भी टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। तो हम एटॉमिक मास को समझने की कोशिश करते हैं। एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास मतलब ये नाम से ही पता चल जाता है कि किसी भी एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम के हम मास को एटॉमिक मास कहते हैं, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। इट इज़ नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस हम किस चीज़ को कहते हैं? मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको हम प्लस करें, सम करें, तो वो उसका एटॉमिक मास कहलाएगा। तो अगला टर्म ये है, हम एटॉमिक मास को एटॉमिक वेट भी कहते हैं या मास नंबर भी कहते हैं। तो अगला टर्म क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम रिलेटिव मास को समझें। रिलेटिव मास क्या है? मैं आपको इधर एक जर्नल एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि रिलेटिव मास को समझना पड़ेगा कि रिलेटिव मास क्या है। तो मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूँ कि आप किसी दुकान पे जाते हो कुछ ख़रीदने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी आप दुकान पे जाते हो कुछ ख़रीदने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक किलो मैंगो ख़रीदने गए, तो दुकान वाला क्या करेगा? दुकान वाला क्या करेगा? आपको एक मैंगो मतलब देने के लिए वो एक स्टैंडर्ड, मतलब आप कहोगे कि 1 kg मैंगो, वो क्या करेगा? एक साइड पे रखेगा 1 kg एक स्टैंडर्ड मास, और फिर इस साइड पे रखेगा कुछ इस तरह मैंगो। फिर ये क्या करेगा? जब तक मैंगो डालता जाएगा जब तक ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इधर एक स्टैंडर्ड मास उठा के उसको दूसरे किसी मास से कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव मास। मतलब इधर हम क्या कर रहे हैं, 1 kg है जो, इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। और जो मास हम फॉर एग्जांपल मैंगो ख़रीदना चाहते हैं, तो हम ये क्या कर रहे हैं कि इधर हम ये इस मास को रिलेट कर रहे हैं, इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, ये भी टर्म ऐसे है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हम इसको ऐसे कहेंगे रिलेटिव मास। मतलब कोई भी हम मास अगर मतलब वो करना चाहें, मेजर करना चाहें, तो एक हम स्टैंडर्ड यूनिट उठाते हैं, फिर उसके साथ कोई और मास कंपेयर करना शुरू करते हैं कि मतलब ये इससे कितना हैवियर है, कितना लाइटर है। तो अब ये एक मतलब एब्सोल्यूट नहीं है कि एक आपको कंफर्म नहीं है कि ये 1 kg हो सकता है। ये एब्सोल्यूट, वैसे ही हम किसी एटम का मास एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते, इसलिए हम कह रहे हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास। इधर बात क्लियर हो गई। तो अभी हम आते हैं, ये था रिलेटिव मास सिर्फ। अभी हम रिलेटिव एटॉमिक मास को समझेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ फिर समझाता हूँ। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। हम क्या कर रहे हैं? अभी ये डेफिनेशन देखो आप। मतलब इधर हमने 1 kg एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया, इधर हम क्या कर रहे हैं? कार्बन 12 की 1/12 पार्ट को स्टैंडर्ड लेके, मतलब अब हम किसी भी एटम का अगर मास मतलब मालूम करना चाहे, तो हम क्या करेंगे? उसको कार्बन 12 के 1/12 से कंपेयर करेंगे, तो हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। अभी आपको और इजी करके समझाऊं कि क्या
हम ये फॉर एग्जांपल कार्बन 12 है, कार्बन 12 के हमने क्या किए, मतलब 12 पार्ट्स बनाए। तो ये एक पार्ट जिसको हम इधर स्टैंडर्ड उठा रहे हैं, ये एक पार्ट है। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे कि 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। ये क्या है, ये सिर्फ उठा रहे हैं, ये एक इसका एक हिस्सा उठा रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जैसे हमने इधर एग्जांपल किया, तो किसी एटम के हिसाब से हम कोई एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं मिटा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, मेजर करना है किसी भी एटम का एटॉमिक मास। जैसे पहले हमने किया उधर 1 kg, इधर कोई भी हमने सबस्टेंस रखा, मतलब कोई भी मटेरियल जैसे मैंगोज रखा। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं मास ऑफ नाइट्रोजन मुझे मतलब मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके उधर हमने जो एब्सोल्यूट नाइट्रोजन को मैं इस तरफ रखता हूँ। उधर हम एब्सोल्यूट जो मतलब स्टैंडर्ड यूनिट लिया था 1 kg लिया था। इधर हम क्या करेंगे, जैसे डेफिनेशन के हिसाब से जो स्टैंडर्ड यूनिट है मैं वो क्या उठा रहा हूँ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो इसका मास सबको पता है कितना है 14। तो मैं क्या करूँगा, जब तक 14 इसके 14 पार्ट, मतलब इधर मैं एक रख रहा हूँ, 2 3 4 5 ऐसे करके मैं जब तक 14 यूनिट्स रखूँगा तो ये इसको ऐसे बैलेंस करेगा। तो मैं इधर ऐसे कह सकता हूँ मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू 14 ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। इजी है बिल्कुल। मैंने क्या किया कि इसको कार्बन 12, इसके मास को कार्बन 12 के मतलब 12वें हिस्से के साथ कंपेयर किया, तो मुझे क्या मिला, मास ऑफ 1 एटम। अब अगर मैं कोई और एटम उठाता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं ऑक्सीजन उठा रहा हूँ, ऑक्सीजन का मास क्या है, तो मुझे ऐसे 16 यूनिट रखने पड़ेंगे उस साइड, फिर ये इसको बैलेंस करेगा। इसलिए मतलब हम इधर एब्सोल्यूट कोई भी मास नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास है ये, कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो मतलब जब तक मैं इधर 16 ऐसे पार्ट्स नहीं रखूँगा, ये इसको बैलेंस नहीं करेगा। तो मैं इधर क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ईजी है बिल्कुल। मतलब इधर मैंने क्या किया, नाइट्रोजन, फिर इसके 14 पार्ट्स उठाए। अगर मैं ऑक्सीजन उठा रहा हूँ तो इसके 16 पार्ट्स उठा रहा हूँ। तो अभी आप इधर एक पॉइंट नोट कर लें, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ बार बार, ये टर्म बार बार लिख रहा हूँ, तो इसको हटाने के लिए जो साइंटिस्ट थे उनको मतलब किसी इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ये था, हम इसको 1 AMU भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं, या 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बात क्लियर हो गई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नाइट्रोजन का मास जो है, नाइट्रोजन एटम का जो मास है वो क्या है 14 AMU। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, जो ये टर्म था इसको हटा के मैंने 1 AMU लिखा। 1 AMU भी हम थोड़ा आगे डिस्कस कर लेंगे। 1 AMU क्या है कि 1/12 मतलब ये जिसका ये 12वां हिस्सा है, 12th पार्ट है, हम उसको 1 AMU भी कहते हैं। तो मैंने क्या किया, ये टर्म हटा के 1 AMU लिखा। सही है। अगर मैं कहूँ कि मैं ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है उसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 AMU। ईजी है। हम कोई भी एटम उठाएं उसको इसके साथ रिलेट करेंगे। वैसे हम किसी एटम को ऐसे किसी तराजू में नहीं रख सकते, लेकिन हमने एग्जांपल लिया कि हम कैसे इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो आप ये नोट कर लें और हम अपने आगे मतलब इसको थोड़ा मज़ीद समझते हैं।
तो भाई आप लोगों ने ये नोट कर लिया। अभी हम इसको थोड़ा मज़ीद पढ़ते हैं। हमने इधर क्या किया था, जो स्टैंडर्ड एटम था, स्टैंडर्ड एटम हमने इधर कार्बन 12 लिया था। क्या लिया था? स्टैंडर्ड एटम था, जो स्टैंडर्ड एटम हमने कार्बन 12 लिया था। अभी बात यह है कि हमने कार्बन 12 ही क्यों लिया, हम कोई और एटम भी ले सकते थे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब हमने कार्बन 12 क्यों लिया, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है क्योंकि ये अबंडेंस है। अबंडेंस हम किस चीज़ को कहते हैं, मतलब ये नेचर में कितना एग्जिस्ट करता है। तकरीबन ये मतलब कार्बन, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कार्बन मतलब प्लांट्स में है, एनिमल्स में है, मतलब ये नेचर में 99% एग्जिस्ट करता है। इसलिए मतलब हमें आसानी हो जाए, किसी भी हम एटम के मास को मेजर करेंगे तो हमें कार्बन आसानी से मिल जाए। तो नंबर सेकंड क्या है, ये बात क्लियर हो गई। नंबर सेकंड क्या है, ये इसकी स्टेबिलिटी, एक वजह इसकी स्टेबिलिटी की वजह से मतलब हमने कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट लिया, स्टेबिलिटी। और नंबर 3 हमने ये एक लीस्ट रिएक्टिव एटम नहीं है, ये एक लीस्ट रिएक्टिव एटम नहीं है, मतलब एक तो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंस था, दूसरा ये स्टेबल है तो हमने इस वजह से लिया। नंबर थर्ड के ये लीस्ट रिएक्टिव नहीं है। नंबर फोर्थ ये मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, इसी वजह से भी हमने इसको एज अ स्टैंडर्ड लिया। ये लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है। और आप एक और पॉइंट नोट कर लें कि इट्स मास इज़ नॉट फ्रिक्शनल हम किस चीज़ को कहते हैं कि भाई कोई भी हम मतलब उठाएं जो पॉइंट्स में हो, हम उसको फ्रैक्शनल कहते हैं। जैसे कार्बन 12 का जो मास है वो फिक्स 12 ऐसे 0 0 0, इसलिए हमने इसको एज अ स्टैंडर्ड लिया। और नंबर 6 क्या है, नंबर 6 ये है कि इसके जो आइसोटोप हैं, इसके जो दूसरे आइसोटोप हैं वो ज़्यादा, इसके 2 और आइसोटोप हैं। जब ये 99% है तो बकाया जो 2 आइसोटोप हैं वो 1% है। इसलिए भी एक ये भी रीज़न है कि हमने इसको स्टैंडर्ड एटम मतलब लिया। ये कुछ पॉइंट्स हैं, स्टैंडर्ड एटम कार्बन 12 को हमने इसी वजह से स्टैंडर्ड लिया। तो आप ये नोट कर लें, हम अपने मतलब आगे टॉपिक मतलब वो करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट एक टॉपिक की तरफ, एटॉमिक मास यूनिट, अभी हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास यूनिट को कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है। इजी है बिल्कुल। एटॉमिक मास यूनिट, हेडिंग एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, हम इसको AMU से भी लिखते हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड लिया था उसके 12th पार्ट से। तो ये एक कार्बन एटम है, फॉर एग्जांपल ये एक कार्बन एटम है, इसका हम क्या कर रहे हैं, 12 हिस्से बना रहे हैं। अभी ये जो था पहले हमने डिस्कस किया, ये क्या है, 1 AMU के बराबर है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, यूनिफाइड मास, U से डिनोट करते हैं, या हम इसको यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। जैसे पहले हमने कहा कि 1 ये क्या है, ये जो पार्ट है कार्बन 12 मतलब 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 है। तो मैं 1 AMU को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि मतलब हमने कोई कार्बन 12 उठाया, कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट है हम उसको 1 AMU कहते हैं। ये कार्बन 12 का मतलब ये कार्बन 12 है, हमने उसका 1/12 पार्ट निकाला, उसको हम 1 AMU कहते हैं। तो वह 1 AMU को ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 AMU
इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। तो मतलब कोई भी मतलब कार्बन 12 एटम का 12 पार्ट वो क्या होगा 1 AMU के बराबर होगा। तो पहले ज़माने में ये हम तरीका रिलेटिव एटॉमिक मास का यूज़ करते थे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो अभी मतलब मॉडर्न हमारे पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेस हैं कि हम किसी भी एटम के मास को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं अब वो डिवाइस मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, मतलब ये किसी भी एटम के मास को या उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं उसको भी मेजर कर सकता है। तो हम मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू से हमने क्या किया, कार्बन 12 का जो मास था, अभी हम 1 AMU की वैल्यू ढूंढ रहे हैं। जो मास ऑफ कार्बन 12 एटम का जो मास था, मतलब मास ऑफ कार्बन 12 ऑफ 1 कार्बन 12 कितना निकला 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये हमें वैल्यू कहाँ से मिला, ये हमने एक डिवाइस एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया कि भाई कार्बन 12 का मास है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अभी हम 1 AMU और इसको मतलब ये वैल्यू पुट करके हम 1 AMU की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 1 AMU क्या कितने के बराबर हो सकता है। अभी मैं इधर लिखूँ कि 1 AMU जो मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम डिवाइडेड बाय 112। तो अभी आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या है, ये 1 AMU का वैल्यू है। तो अब अभी ये ग्राम में है, काफ़ी मतलब क्वेश्चंस आते हैं, ये यूनिट चेंज करके भी आपसे 1 AMU का वैल्यू पूछ सकते हैं कि 1 AMU क्या है। अगर मैं इसको किलोग्राम में लिखूं तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। वैसे ही अगर मैं इसको मिलीग्राम में लिखूं 1.66 इंटू 10⁻⁻21 मिलीग्राम। तो ये हमने क्या किया कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू से हमने कार्बन 12 का मास निकाला। फिर हमने क्या किया 1 AMU को निकालने के लिए हमने कार्बन 12 का मास रखा, फिर उसको डिवाइड किया इससे। तो 1 AMU कितने के बराबर हो गया, ये इसका वैल्यू है। और एटॉमिक मास यूनिट को काफ़ी डिफरेंट आप बुक्स डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ोगे, आपको ऐसे भी मिलेगा। काफ़ी बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं कि इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं कि मतलब कोई भी 1 AMU है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू अब सबको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 1.02 इंटू 10⁻⁻23 है, ये ग्राम में वैल्यू आएगा। अगर आप जैसे आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे तो आपको वही सेम वैल्यू ये वाला वैल्यू मिलेगा। तो हम इधर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ये काफ़ी बुक्स में 1 AMU को ऐसे भी डिफ़ाइन करते हैं कि 1 AMU क्या है। और आपको एक दो और पॉइंट बताऊं कि जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम इज़ ग्रेटर देन 1 AMU। 1 AMU का हमें वैल्यू पता है, ये देखो माइनस में इसका पावर है, मतलब ये 1 ग्राम से बहुत कम है। और एक आपको मज़ीद एक और पॉइंट बताऊं कि जो मतलब अगर आप 1 AMU को मल्टीप्लाई करोगे एवोगाड्रोस नंबर से, क्या करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आप जब भी निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा। मतलब मैं क्या करूं 1.66 इंटू 10⁻⁻24 को मल्टीप्लाई करूं 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो आप ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था 1 AMU का,
ये वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं और आपको ये याद रखना है कि हमने 1 mu कहाँ से निकाला, कितने के बराबर है, तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है, हम उसको समझते हैं जो एटॉमिक मास से रिलेटेड है। तो ये था एटॉमिक मास यूनिट। अभी हम अपना एक लास्ट एक टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, फिर अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। एक टर्म है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास को हम और एक और भी नाम देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को हम एक और नाम देते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो इसमें कुछ और नहीं पढ़ना, बस इसके जो क्वेश्चंस आते हैं 2 तरीक़ों से आते हैं। हम इधर पढ़ेंगे कि टाइप वन में हम क्या कहते हैं कि अगर टाइप 1 लिख रहे हैं, अगर हम कहेंगे इफ़ आइसोटोप्स आर इन परसेंटेज, क्या अगर कोई भी आइसोटोप है वो परसेंटेज में है तो उसका एक टाइप है। मतलब मैं अभी इधर आपको आइसोटोप, इसको समझने से पहले हम थोड़ा आइसोटोप को टच करते हैं कि आइसोटोप क्या है। आइसोटोप, मैं फॉर एग्जांपल शॉर्टकट में आपको कुछ समझा रहा हूँ कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, सही है। तो इसको हम ड्यूट्रियम को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ट्राइटियम को हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं। ये है प्रोटियम, ये ड्यूट्रियम, ये ट्राइटियम। तो आइसोटोप मतलब क्या होता है, मतलब जिसके जो एटॉमिक नंबर हैं सारे वो सेम है, सिर्फ एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो हम उसको आइसोटोप कहते हैं। इधर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मतलब सेम एटॉमिक नंबर सेम हो, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो सेम नंबर ऑफ उसमें प्रोटॉन्स होंगे। अगर न्यूट्रल एटम है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो उसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, उसकी पोजीशन है वो भी क्या होगी, सेम होगी। और इसमें डिफरेंट क्या क्या होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो ये छोटा कॉन्सेप्ट था आइसोटोप का। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर टाइप 1 में क्या है कि अगर जो आइसोटोप हो वो परसेंटेज में हो, आइसोटोप क्या हो, परसेंटेज में हो, तो हम एक फार्मूला लिखते हैं। अगर आइसोटोप परसेंटेज में हो तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3, ऐसे सोआन हम चलते जाते हैं कि AN xN। और हम इसको डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ये टाइप 1 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब अभी आप पूछोगे कि इधर A क्या है, X क्या है। A क्या है, मतलब एटॉमिक मास ऑफ जो आइसोटोप के एटॉमिक मास होंगे उनको हम क्या के A से डिनोट करते हैं। जो वैल्यू एटॉमिक मास का होगा, आइसोटोप के एटॉमिक मास का होगा, तो हम A की जगह रखेंगे। अगर जो X है वो उनकी जो परसेंटेज है, हम उनको X के उधर रखेंगे। अभी टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में इफ़ आइसोटोप्स आर इन फ्रैक्शन, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए एक अलग फार्मूला है।
एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे लिखेंगे? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास को हम कैसे डिनोट करेंगे? मतलब A1F1 प्लस A2F2 प्लस ऐसे सो ऑन AnFn। जो A है, A वही एटॉमिक मास को शो करता है। जो F है, F इसकी क्या जो अबंडेंस होगी, अबंडेंस जो आइसोटोप की अबंडेंस हो, वो हम F की जगह पुट करेंगे। तो ये दो तरीके हैं और एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए। इसके जो क्वेश्चंस हैं इसी से ही हल होते हैं और आते भी इसी से ही रिलेटेड। तो आप ये नोट कर लें, सिर्फ हम इसके 2 MCQs डिस्कस करते हैं एवरेज एटॉमिक मास के। तो ये 2 MCQs हैं एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड। तो हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक आइसोटोप 35, एक आइसोटोप 37। एक की जो परसेंटेज है 75 है और दूसरी की जो परसेंटेज है 25 है। जैसे हमने टाइप 1 में पढ़ा कि एवरेज एटॉमिक मास का जो परसेंटेज मिला हो, तो हमने कौन सा फार्मूला पढ़ा? हमने कहा कि जो एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास किस चीज़ के बराबर होगा? A1X1 प्लस A2X2। 2 एटम हैं तो हम आगे नहीं बस 2 वो लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। तो हमने क्या कहा, एक की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? जितना इसका मास है, जितना इसका मास है हम उतना पुट करेंगे 35। और A1 मतलब पहले एटम का जितना परसेंटेज है X1 उस जगह पे पुट करेंगे मल्टीप्लाई किस 75 से। फिर प्लस जो दूसरा एटम है उसका मास कितना है? 37। A2 की जगह हम 37 रखेंगे और जितना उसका परसेंटेज है X2 उसके परसेंटेज मतलब 25। तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से? 100 से। जब आप इसका टोटल सम करोगे, ये इजी कैलकुलेशन है, टोटल सम करोगे आपको मिलेगा 35.5। ठीक है, तो ये था एक परसेंटेज के हिसाब से एक न्यूमेरिकल, और ये है अबंडेंस जो टाइप 2 है उसके हिसाब से। तो टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा कि एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक मास किस चीज़ के बराबर है? A1F1 प्लस A2F2। सही है। अभी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो A1 क्या है? मतलब जो कार्बन पहला इसका जो आइसोटोप है उसका हम क्या करेंगे? मास रखेंगे। तो पहला जो क्लोरीन है उसका मास कितना है? 35। जो उसका अबंडेंस है F में हमने पहले डिस्कस किया, F में क्या रखेंगे है? जो जितना उसका अबंडेंस है, अबंडेंस इसका कितना है? 0.75। जो प्लस है हम प्लस करेंगे। और जो सेकंड एटम है उसका अबंडेंस कितना है? उसका एटॉमिक मास कितना है? 37। तो उसका अबंडेंस कितना है? 0.25। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से। सही है। अगर हम इसकी सम निकालेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? वही 35.5। ये दोनों मतलब क्लोरीन जो एटम है उसका जो न्यूमेरिकल है, मतलब जो इधर परसेंटेज में दिया है, इधर सवाल अबंडेंस में दिया है। जो एवरेज एटॉमिक मास के MCQs आते हैं इसी तरीके से आते हैं। अभी मैंने इधर क्लोरीन एटम उठाया है, वो कोई और एटम उठा सकता है। तो आज का हमारा लेक्चर बस इतना था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो एटॉमिक मास से रिलेटेड था। रिलेटिव एटॉमिक मास हमने पढ़ा और ये एवरेज एटॉमिक मास के भी हमने उसको डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह हम अगले एक नए लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।